नमस्कार। हम लोग पिछले लेक्चर में ए.आर. देसाई की पुस्तक इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जैसे पिछली बार विकास की असफलताओं के जो कारण ए.आर. देसाई ने बताए हैं उनको थोड़ा डिस्कस किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए ए.आर. देसाई ने कहा कि जो डेवलपमेंट की जो फेलियर का एक जो बहुत बड़ा कारण ये भी है, ये कारण और फैक्ट ये है कि भारत में जितने सोशल साइंटिस्ट हुए उन्होंने डेवलपमेंट का राइट डायरेक्शन क्या हो, सही मार्ग क्या हो, उसे कभी भी क्लियरली बताने की ज़रूरत नहीं समझी और उसमें उन्होंने कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया कि डेवलपमेंट का राइट मार्ग या सही रास्ता क्या हो सकता है, जिससे जो भी गवर्नमेंट हो वो विकास के लिए गवर्नमेंट्स को एक डायरेक्शन मिल सके कि किस रास्ते में हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। उन्होंने ये एक सोशल साइंटिस्ट और गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन की कमी को बताया और उन्होंने कहा कि अनेक अध्ययनकर्ताओं ने विकास को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया, लेकिन ऐसे शोध कार्यों का अभाव रहा जिसकी सहायता से शोध कार्य तो हुए पर ऐसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं हुए जिसकी सहायता से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और जो वास्तविकता है उसके आधार पर डेवलपमेंट हो सके। भारत में आज जिस तरह की सामाजिक तथा आर्थिक संरचना विकसित हो रही है उसे भी सही पर्सपेक्टिव में समझने के प्रयास नहीं किए गए कि एग्जैक्टली हमें जो चीज़ें हो रही हैं उस फैक्चुअली उसका राइट डायरेक्शन क्या हो और क्या है उसका भी प्रयास नहीं किया गया। मुख्य रूप से या साधारणतः नीति निर्माताओं जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिन द्वारा जिन उद्देश्यों को लेकर विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है, ये देसाई का कहना था, वर्तमान अध्ययन उन्हीं से संबंधित मान्यताओं तक ही सीमित रहे, यानी वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाए। जो भी अध्ययन या इवन योजनाएं और विकास कार्यक्रम वो दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा कि जो आपकी जो रिसर्च है और जिस तरह से उन्हें लागू करना चाहिए या किस जो योजनाएं और विकास का जो मूल रूप था, जो मूल उद्देश्य था, वो प्रैक्टिस में नहीं दिखा। देसाई ने आगे कहा कि विकास के मार्ग से संबंधित विभिन्न शोध कार्य तभी अर्थपूर्ण हो सकते हैं जब विकास के वर्तमान कार्यक्रमों से संबंधित प्रवृत्तियों के बारे में एक सही अंतर्दृष्टि को अपनाकर, यानी एक राइट इंसाइट को अपनाकर उन उपायों पर विचार किया जाता है जिनके आधार पर विकास से संबंधित संरचनात्मक तंत्र में उपयोगी परिवर्तन लाए जा सके। उनका कहना था कि हमें बड़ी कोई इंसाइटफुल हमारा आइडिया होना चाहिए जिससे कि हमारे सिस्टम में और जो डेवलपमेंट है वो हमारे स्ट्रक्चर में ही परिवर्तन लाए। और जो रियलिटी है, वास्तविकता यह है कि भारत पर शासन करने वाले राजनीतिकों द्वारा जिस मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित ऐसी सांकेतिक नियोजन से संबंधित है जिसकी उपयोगिता संदेहपूर्ण है। यदि हम पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित विकास के मार्ग के परिणामों पर ध्यान दें तो हमें भावी विकास के लिए एक सही दिशा अवश्य मिल सकती है। हम चाहे नेहरूवादी विचारधारा को देखें या गांधीवादी का अनुसरण करने वाले प्लानर्स की मनोवृत्तियों पर विचार करें। भारत के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित प्रवृत्तियां आधारभूत रूप से विकास के पूंजीवादी मॉडल पर ही आधारित रही हैं। उन्होंने बार बार यह कहने की कोशिश की कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को तो अपना लिया पर उस इकोनॉमी में भी हम लोग जो कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है हम उसी पर ज़्यादा झुके रहे। हम जो सोशलिस्ट मूवमेंट है
सोशलिस्ट जो हमारा आइडिया था डेवलपमेंट का, उस मॉडल पर, सोशलिस्ट मॉडल पर हम ज़्यादा टिके नहीं रहे। इससे अनेक संवैधानिक नियोजन संबंधों एवं आर्थिक तंत्र के संचालन पर आधारित प्रमाणों की सहायता से भी हम समझ सकते हैं। विकास के पूंजी मार्ग को हम किस तरह से समझे कि क्या क्या एविडेंसेस हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट का कैपिटलिस्ट पाथ या मार्ग बताती है। देसाई ने कहा, एक पहला तो है संवैधानिक प्रमाण। जो हमारा संविधान है वो उन्हीं प्रतिमानों को स्वीकार किया गया है जो एक बुर्जुआ समाज को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्ति को कितनी भी संपत्ति अर्जित करने, उसे अपने पास रखने की अनुमति दी गई है। इसके लिए लाभ, किराए तथा ब्याज के द्वारा संपत्ति उपार्जित करने को भी वैध रूप दिया गया है। संविधान के द्वारा कार्य के अधिकार को मौलिक अधिकार रूप में नहीं दिखाया गया है। मतलब राइट फॉर वर्क को एक मौलिक अधिकार में नहीं रखा है, जबकि आप संपत्ति आप कितनी भी रख सकते हैं। तो ये उन्होंने एक मुद्दा उठाया। इसके द्वारा वास्तव में इसके द्वारा श्रम शक्ति को केवल एक वस्तु के रूप में देखा गया है। मिलने वाली मजदूरी या पुरस्कार की दशाएं बाजार की दशाओं से ही निर्धारित होती है। तो ये एक उनका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही, जो कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट बताती है, वो है नियोजन के सिद्धांतों से संबंधित प्रमाण। भारत में नियोजन की संपूर्ण प्रक्रिया मिश्रित अर्थव्यवस्था के उस इंडिकेटिव प्लानिंग पर आधारित है जो समाजवादी समाजों में उत्पादन के साधनों के स्वामित्व को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नियोजन से पूर्णतः भिन्न है। उनके द्वारा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पर आधारित वर्ग संरचना को स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा, ये जो प्राइवेट ओनरशिप है वो आपकी क्लास स्ट्रक्चर को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आर्थिक नियोजन द्वारा व्यक्तिगत स्वामित्व से प्राप्त की गई आय को वैध मानने के साथ साथ ही इसी माध्यम से विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि नियोजन के लिए उत्तरदायी सरकार द्वारा परंपरागत संस्थात्मक ढांचे को बदलकर एक ऐसे सांस्कृतिक, सामाजिक तथा सहयोगपूर्ण तंत्र को विकसित करने के प्रयत्न नहीं किए गए जिसके द्वारा समाज के निर्धन तथा वंचित लोगों को आर्थिक विकास में हम सहभाग करने की प्रेरणा दी जा सके। तीसरा जो उन्होंने एविडेंस बताई वो है अर्थव्यवस्था के संचालन संबंधी जो एविडेंसेस है। पूंजीवादी समाजों में बाजार के लिए उत्पादन तथा लाभ को मान्यता देना दो उद्देश्य हो सकते हैं। भारत के विकास के लिए इन दोनों उद्देश्यों को मान्यता दी गई है और दावा किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र में दो पहियों पर आधारित है। यदि ध्यान पूर्वक इस दावे का विश्लेषण किया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था की एक डिफरेंट तस्वीर सामने आती है। उदाहरण के लिए कृषि जो आर्थिक क्रियाओं का सबसे बड़ा क्षेत्र है पूरी तरह से निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी तरह थोक तथा फुटकर व्यापार का संचालन भी निजी क्षेत्रों द्वारा होता है। उपभोग की विभिन्न वस्तुओं से संबंधित छोटी बड़ी उद्योग इकाइयाँ भी निजी क्षेत्र से ही संबंधित है। यदि हम रेलवे और जहाजरानी को छोड़ दें तो हमारी परिवहन व्यवस्था का संचालन भी मूल रूप से निजी हाथों में ही है। हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिसका संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। यह हिस्सा भी वह है जिन पर या तो बहुत बड़ी राशि के विनियोजन की आवश्यकता होती है या जिससे प्राप्त होने वाले लाभों की संभावना बहुत कम होती है। यानी जहाँ पर पैसा बहुत लगाया जाता है पर आपके रिटर्न कम होते हैं।
तो गवर्नमेंट ऐसी जगहों पर अपना इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये जो चीज़ें कि जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है वो सब चीज़ें प्राइवेट हाथों में है। भारत इस विवेचन से या ये सारा एनालिसिस हमें ये बताता है कि जो जितनी भी हमारे योजना आयोग या सरकार द्वारा भी औद्योगिक नीति से संबंधित प्रस्तावों में विभिन्न उद्योगों या उद्यमों से संबंधित वर्गों को ही विकास के मुख्य अभिकर्ताओं के रूप में मान्यता दी जाती है। इस तरह से AR देसाई बार बार ये एम्फेसिस देते हैं या इस तथ्य पर बल देते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के समय से ही यह सरकार का लक्ष्य एक ऐसे समाज को विकसित करना रहा है जो पूंजीवादी नींव पर आधारित है। भारी तौर पर विकास के लिए ऐसे नारे दिए जाते हैं जिससे सरकार का समाजवादी दिशा में आगे बढ़ना स्पष्ट हो सके, लेकिन आंतरिक रूप से समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक रूप से सुसंबद्ध और समताकारी विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए हैं। हम वापस रिपीट करेंगे कि AR देसाई, क्योंकि सारा उनका जो फोकस है या जो उनकी आइडियोलॉजी है मार्क्सिस्ट, उस तरह से उन्होंने भारत की जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसको एनालाइज किया और उन्होंने यही कहा कि हमारा जो मॉडल है वो डेवलपमेंट विथ इक्वलिटी पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। वो इस कि सभी को साथ लेकर विकास हो, इस तरह का प्रयत्न, मतलब वो कहने को तो है पर वास्तविकता इससे अलग है। इसी तरह समाज विज्ञानियों द्वारा भारत के विकास के मार्ग का मूल्यांकन किया जाए, लेकिन अगर इसको ठीक से इवेल्युएट करें केवल तभी विभिन्न संस्थाओं, मूल्यों, व्यवहार के प्रतिमानों तथा सामाजिक आर्थिक नैतिकताओं के बारे में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है जिससे हम विकास के उन रास्तों पर आगे बढ़ सकते हैं जो उपनिवेशवादी संरचना से हटकर हमें समाजवाद की दिशाओं में आगे बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर जो देसाई एक मुख्य बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो सोशल साइंटिस्ट है वो जो भारत में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर वो उसे बिल्कुल सही तरीके से इवेल्युएट करके सामने अगर रखते हैं अपनी बात और उस पर अमल किया जाता है, तो हो सकता है कि हम लोग विकास के सही मार्ग पर या एक ठीक रास्ता हम दे सकते हैं, एक डेवलपमेंट को दिशा दे सकते हैं जो कि ज़्यादा समता समाज में फैलाए। थैंक यू। हम यहीं पर AR देसाई का को जो हम पिछले कई लेक्चर्स में पढ़ रहे थे आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।